नमस्कार। मैं नैना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वितान भाग 2 की पाठ्य पुस्तक का पाठ सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और इनका जन्म सन 35 में कुमाऊं में होता है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 84 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका देहांत दिल्ली में हो जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हमजाद, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टटा प्रोफेसर हमजाद, क्या कसब, कुरु कुरु स्वाहा, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ थी। आज हमारा जो पाठ है, जो एक कहानी है, लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग, इसका सारांश है। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा जो समाज एक और नई नई उपलब्धियों को समेटता है, तो वहीं वह दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर के 2 जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार लेने का भाव, तो वहीं समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, लेकिन सदैव अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया, तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी में सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं और इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किसनदा की उस परंपरा का भी निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का फुल्का थोड़ा मजाक कर लिया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूने दाने का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्डा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी ने उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी ही तरह पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किसनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किसनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए
इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्डा की आवाज से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर वे इस सब बातों को अंग्रेजों के चौंचले बताते हैं, किंतु चड्डा उनसे चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्डा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में वे सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपगपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती है, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें किशनदा की याद रहती है। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यही रहना चाहते थे। यशोधर बाबू के 4 संतान हैं, जिसमें बड़ा बेटा भूषण जो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है और एक बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। एक बेटी जो विवाह के लिए नहीं मानती है और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हैं और अमेरिका जाना चाहती हैं, और उनका एक बेटा स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में जा चुका है। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी में लगा हुआ है, जिसमें 1500 तनख्वाह मिलती है। यशोधर बाबू को यह भी संभव लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था और उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती हैं, साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से तो आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती हैं,
तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे सालियल, बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किसनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किसनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किसनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं है। वे किसनदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेते। किसनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाए। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता है। बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किसनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का वो यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने कहा कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया और मैट्रिक्स पास करके दिल्ली में किसनदा के पास रही। और किसनदा भी कुंवारे थे तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा आता पता था नहीं, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। जब तक किसनदा दिल्ली में रही तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते। वे ये भी चाहते कि बच्चे उनसे सलाह लें। बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं, उनकी सलाह नहीं लेते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गई। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान भी लाए, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई की वजह से वे इस विषय को नहीं उठाते हैं। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रखें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे, क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? ऐसे विचार यशोधर बाबू के मन में आते हैं।
उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता रहता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है और वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था वाई डी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें भी थी और लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें और गुब्बारे भी लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों की विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाह का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर चुपचाप घर पहुंची तो बड़े बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा तक नहीं की। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों और सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उन्होंने संस्कारी कुमायूनी तथा विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराए। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा और उन्होंने कहा सम हाउ डोंट लाइक ऑल दिस, क्योंकि उन्हें यह सब कुछ पसंद नहीं था। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया और वे पूजा गृह में चले गए। आज उन्होंने पूजा में बहुत देर तक बैठे रहे। तब तक बैठे रहे जब तक अधिकतर मेहमान चले न गए हों। यहाँ भी उन्हें किसनदार दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गई। किसनदार कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदार आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसनदार अकेलेपन का राग लाप रही थी। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तुम कर रहे हो। इस बीच यशोधर की पत्नी ने आज वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। उपहार खुलने लगे। भूषण उनको खोलता है और उन्हें ड्रेसिंग गाउन यशोधर बाबू को देता है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बहुत बुरा लगता है। और बेटी पिता का पाजामा और कुर्ता उठा लाई और कहा कि इसे पहनकर आप गाउन पहनिए। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों की कोर जरा नमी चमक आई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, क्योंकि बजाय इसके कि आप की बजाय मैं दूध लेने जाऊंगा, ऐसा न कहकर उसने वह दूध लाने की बात उनको कही।
और वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं करता है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना उचित नहीं है। यशोधर बाबू एक असंतुष्ट एवं अंतर्द्वंद से ग्रस्त व्यक्ति हैं। उनमें एक तरह का द्वंद है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है परंतु पुराना छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। पुराने जीवन मूल्य जिसमें भाईचारा व प्रेम बनाए रखना होता है, किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी निभाना होता है, रिश्तों को टूटने से बचाना होता है, बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनसे हर बात पूछकर की जाती है, परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है और संयुक्त परिवार को इसमें बढ़ावा दिया जाता है और संस्कारों को महत्व दिया जाता है और संतोषपूर्ण जीवन जिया जाता है। जबकि नए और प्रचलित मूल्य के अनुसार भाईचारे और प्रेम को मूर्खतापूर्ण मानना, रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानना, बुजुर्गों का तिरस्कार करना, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, एकल परिवार को महत्व देना, किसी भी तरह धन कमाना। यशोधर पंत स्वयं पुराने जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हैं, किंतु उनकी संतानें व पत्नी उनका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी संघर्ष में पिसते हुए उनका जीवन चक्र चलता है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की अनेक अर्थ छवियां हैं, जिसमें यशोधर किसनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं या क्या हुआ होगा। इसका अर्थ यह है कि किसनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में नहीं है। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। और दूसरा अर्थ किसनदा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं दुनिया में ठहरा, बस अपना नियम अपना हुआ। सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य में करते हैं और यह एक तकिया कलाम की तरह करते हैं। यशोधर बाबू पूरे पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का उच्चारण करते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ गलत होना। यशोधर बाबू अपने गुरु किसनदा की तरह पुरातन पंथी थे और वे आधुनिक पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। हर बात में वे आधुनिक पीढ़ी के लोगों की नुक्ताचीनी निकालते रहते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर उनके जीवन में व्याप्त असंतुलन को दर्शाता है, जो हमेशा कुछ न कुछ गलत होने की आशंका व्यक्त करता है। इस प्रकार आज हमारा ये पाठ सिल्वर वेडिंग, जो एक लंबी कहानी है, उसका समाप्त करते हैं। धन्यवाद।